हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन। जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। कुछ समय से मैं अपने पर्सनल काम की वजह से काफ़ी व्यस्त चल रहा था। इसी वजह से कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पाई थी, लेकिन आज से हम प्रॉपर वीडियो सीरीज फिर से चालू करेंगे, जिसमें हम देखने वाले हैं बैंकिंग संबंधी शब्दावली। ये आपके सहकारिता वाले पार्ट में, जिसमें आपका 25 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है बैंकिंग संबंधित शब्दावली। कहने का मतलब बैंक में जो जो आप लेन देन के लिए, याद रखिएगा, बैंकिंग संबंधी शब्दावली, इसको आप लिख लीजिएगा। किस संबंध में अगर हम बात करें तो वो है लेन देन के संबंध में, किसी लेन देन के संबंध में। ठीक है, तो बैंकिंग संबंधित या लेन देन शब्दावली, जो आप लेन देन करते हैं बैंक में ऑनलाइन के थ्रू, तो उसके शब्द जैसे एनईएफटी होता है, आरटीजीएस होता है, ये है क्या, इन सभी चीजों को आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए इसमें बन सकते हैं। उसके अलावा आपको आपकी जानकारी के लिए भी इसको समझना अनिवार्य है। तो चलिए देखते हैं बैंकिंग लेन देन शब्दावली अर्थात कौन कौन से शब्द है। तो हमको समझने के सभी चीजों को समझने से पहले मैं आपके लिए एक सामने एक छोटा सा बोल सकते हैं डेमो लेकर आया हूं कि इसका चेक का। आप चेक के माध्यम से, आपके जैसे मान लीजिए किसी भी बैंक का आपके पास चेक होगा, तो आपको चेक के माध्यम से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से शब्द क्या क्या किस किस के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं बात कर रहा हूं कि आईएफएससी कोड क्या होता है। देखिए ऊपर से आप देखते जाइएगा इसी को, ये किसका चेक है, ये एक याद रखिएगा स्टेट बैंक का चेक है। ये केवल और केवल आपके लिए डेमो के लिए रखा गया है, ठीक है, ये किसी का है नहीं, मैं आपको केवल डेमो के नाम पे बता रहा हूँ। कहाँ का है ये चेक, जब जब भी आप चेक देखेंगे तो ये कहाँ का है, आप देखेंगे तो न्यू दिल्ली का है। यहाँ पे लिखा रहता है कपिल नगर, ये मतलब जो भी कपिल बाजार, ये केवल एड्रेस है, ठीक है। महादेव रोड, ये जो भी है। अब यहाँ पर बात आती है आईएफएससी कोड, ठीक है। आईएफएससी कोड, इसी को आईएफसी कोड भी बोलते हैं, ठीक है, या इसी को आईएफएससी कोड भी कहा जाता है, ठीक, आईएफएससी कोड भी कहते हैं, ठीक। या फिर आईएफएससी, डायरेक्ट आप आईएफएससी लिखिए, क्योंकि कोड का सी का मतलब तो कोड ही होता है। तो इसको हम पूरे चेक को समझने से पहले, क्योंकि यहाँ पर आपके टॉपिक में स्पेशली मेंशन किया गया है बैंकिंग लेन देन शब्दावली, और लेन देन आपका बैंक में देखा जाए तो चेक के माध्यम से ही किया जाता है, इसलिए चेक को समझना जरूरी है कि वहां पे जो शब्द लिखे हैं उसका मतलब क्या है। तो आज हम समझते हैं, सबसे पहले आईएफएससी को समझते हैं, या आईएफएससी कोड को समझते हैं, ठीक। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आईएफएससी की बात करें, आईएफएससी कोड की मैं बात करूं, आईएफएससी की बात करूं, तो इसका पूरा पूरा नाम है इंडियन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। क्या होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड? ये याद रखिएगा, प्रत्येक बैंक का अपना एक क्या होता है, आईएफएससी कोड होता है। प्रत्येक बैंक का अपना, याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, प्रत्येक बैंक का अपना क्या होता है, अपना स्वयं का क्या होता है, अपना स्वयं का आईएफएससी कोड होता है। आईएफएससी कोड होता है, ठीक है, आईएफएससी कोड होता है, आईएफएससी होता है, लिख लीजिएगा। सी का मतलब तो कोड ही होता है, ठीक है। और इसको कौन देता है कि किस कौन कौन से बैंक का क्या क्या आईएफएससी कोड होगा या आईएफएससी होगा, ये जारी कौन करता है, याद रखिएगा, ये जारी करती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। समझ रहे हैं? देखिए, इसमें मैं कई बार आईएफएससी कोड बोलूंगा, सी का मतलब एक्चुअल में कोड ही होता है, लेकिन कई बार जनरली हम आईएफएससी कोड ही बोल देते हैं, या आईएफएससी बोल दूं तो भी सही है, या आईएफएससी कोड बोलूं तो भी सही है, उसका आप नेग्लेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, अब इसका यूज क्यों किया जाता है, यूज क्यों करते हैं, यूज किया जाता है, इसके समझिएगा, इसका यूज किया जाता है ऑनलाइन माध्यम से, या बोल सकते हैं ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए। ऑनलाइन क्या करने के लिए, पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, आईएफएससी कोड का यूज किया जाता है, या आईएफएससी का यूज किया जाता है। ठीक, अच्छे से समझते जाइए, अब देखते जाइए आप, मैं आपको डायग्राम में दिखाने की कोशिश करता हूं जो कि आईएफएससी है। अब यहाँ पर देखिए कितने अक्षर लिखो, ये आईएसबीएन, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। अब देखिएगा, ये देखिए क्या लिखा है, आईएसबीएन 00111266, यही लिखा हुआ है, ठीक। अब इसको समझते हैं अच्छे से क्या है, देखिएगा, जो आईएसबीएन कितने, अब देखिए आईएफएससी कोड की बात करें तो कितने डिजिट का होगा, तो देखिएगा 1 2 3, आई 3 हुआ, एन 4 5 6 7 8 9 10 11, समझ रहे हैं? तो कितने होते हैं टोटल देखा जाए तो, ये न्यूमेरिकल, याद रखिए न्यूमेरिक ही बस नहीं है, अल्फा न्यूमेरिक का मतलब अल्फाबेट भी दिया गया है, और यहाँ पर न्यूमेरिक शब्द भी यूज किया गया है। तो कितने आईएफएससी में या आईएफएससी कोड में, याद रखिएगा 11,
याद रखें, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। 11 अल्फा न्यूमेरिक कीवर्ड का यूज किया जाता है, अल्फा न्यूमेरिक रहता है। कितना क्वेश्चन आया तो कितना रहता है, तो यह 11, जिसमें से अब समझिए, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ इस प्रकार यहाँ पर लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगले लाइन से यहाँ देखिएगा, SBIN, और क्या लिखा था यहाँ पर, SBIN 0011 256, यही लिखा हुआ था, ये आपका IFSC कोड लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे समझिएगा कौन क्या क्या होता है, इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए, पहली बात, IFSC कोड जो है कितने डिजिट का होगा, तो याद रख, डिजिट मतलब अल्फा न्यूमेरिक होगा, तो याद रखना है 11 होगा, जिसमें से हम अलग अलग करके देखते हैं। ISBN शुरुआत का 4, याद रखेगा, हर बैंक की बात हो रही है यहाँ पर। ISBN अगर मैं SBIN किया हूँ, इसका मतलब ये स्टेट बैंक के लिए बस फॉलो होगा, ऐसा नहीं है, प्रत्येक बैंक की बात कर रहा हूँ। प्रत्येक बैंक में IFSC कोड 11 अल्फा न्यूमेरिक भी होता है, अर्थात 11 अंकों से, या बोल सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेट से और न्यूमेरिक वर्ड से मिलकर बना रहता है IFSC कोड, ठीक है। तो शुरुआत के जो 4 रहते हैं, याद रखिएगा, शुरुआत के जो 4 है अल्फाबेट, शुरुआत के 4 जो अल्फाबेट है, ये हो गया। और उसके बाद जो एक जीरो दिख रहा है यहाँ पर, याद रखना, ये जो जीरो दिख रहा है इसकी अलग वैल्यू है। और यहाँ पर जो लास्ट में जो 6 दिख रहा है, देखिए कितने हैं लास्ट में, ये है 6 है, 6 है, ठीक। ये क्या है, 6 है, ये न्यूमेरिक है, ये क्या न्यूमेरिक है। अब इसमें से अलग अलग क्या क्या होता है समझना, ठीक है। अगर हम बात करें ISBN शुरुआत 11 है, समझ रहे हैं 11 है, तो अगर मैं बात करता हूं कि 11 में से शुरुआत के जो 3 है 4 है, वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, देखिएगा, शुरुआत में जो 3 है ये बताता है बैंक के बारे में, सॉरी, शुरुआत के जो 4 है बताता है बैंक के बारे में, बैंक के बारे में। जैसे अगर आप पंजाब नेशनल बैंक का अगर आप IFSC कोड देखेंगे तो कहां से शुरू होता है, PUNB, तो इसका मतलब ये होता है कि पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक है। वैसे इसका SBI का देखा जाए तो IFSC कोड का जो शुरुआत का 4 है वो याद रखिएगा, वो बैंक को डिनोट करता है, इंपॉर्टेंट है, बैंक को डिनोट करता है, ठीक। और जो बीच का जो एक शब्द दिख रहा, अंक दिख रहा होगा 0, बीच का जो अंक दिख रहा होगा 0, याद रखिएगा, इसको कभी भी चेंज करने के लिए, जैसे हम बात करते हैं, इसको समझते, छोड़िए इसको आपको समझना है, उसके बाद आपको बताऊंगा। जो अंतिम का जो 6 है, जो 011256 था, अंतिम का जो 6 है, वो याद रखिए, वो क्या शो करता है, या वो क्या डिनोट करता है, ये आपके ब्रांच के कोड को डिनोट करता है। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली के किसी ब्रांच में गए हैं, या बोल सकते हैं मैं बात करूं, अगर बिलासपुर के गांधी चौक में अगर आप SBI गए हैं, SBI बैंक गए हैं, तो वहां के ब्रांच का अपना एक कोड होता है, उसी कोड को लिखा जाता है अंतिम 6 में, उसी कोड, अलग अलग बैंक का अपना अपना एक अलग कोड होगा, ठीक है। तो वहां पर ब्रांच कोड को लिख दिया जाता है। तो ये जीरो फिर क्या है, जीरो ये है कि RBI आपको ये देती है कि आप इसको चाहो तो आगे चल के अगर मान लीजिए आपके ब्रांच कोड में कुछ परिवर्तन करना पड़े, तो यही सी जीरो को ही क्या किया जाता है, इसी जीरो को ही हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बाद में, अभी नहीं, चेंज कर सकते हैं, समझ रहे हैं, चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने का अधिकार आपको नहीं है, चेंज करने का अधिकार किसको है, RBI को है, क्योंकि IFSC कोड भी जारी करने का अधिकार किसको है, RBI को दिया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है, समझ रहे हैं। तो यही बात आती है कि जब भी आप IFSC कोड डालते हैं, उससे क्या पता चलता है, शुरुआत के 4 जो हैं वो याद रखिएगा, वो बैंक के बारे में है, लास्ट के 6 जो है वो आपके ब्रांच कोड के बारे में बताता है, ठीक है। और बीच का जो ये जीरो दिख रहा है, जीरो, ये बताता है कि आप कभी भी चाहेंगे तो आप अपने ब्रांच कोड, जैसे उसको बढ़ाना होगा, या बोल सकते हैं संख्या में फेरबदल करना होगा, तो आप कर सकते हैं इसके लिए। क्लियर। तो क्वेश्चन है, IFSC कोड होता है वो, याद रखना, 11 अल्फा न्यूमेरिक से बना होता है। क्लियर। अब इसके यूज क्यों करते हैं, अब बात आती है कि इसका उपयोग क्यों क्यों किया जाता है। तो देखिए, अच्छे से आसानी से समझिएगा इसका यूज क्यों किया जाता है। तो इसका यूज किया जाता है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। अभी देखिए, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए अब कितने तरीकों से हम इसका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, उसके कितने तरीके हैं ऑनलाइन पेमेंट करने का, ठीक। तो देखिए, ऑनलाइन पेमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसके 3 अलग अलग हम बोल सकते हैं कि अलग अलग तरीके से हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। किसके थ्रू, याद रखना है, किसके थ्रू, IFSC के थ्रू या IFSC कोड के थ्रू। तो पहला होता है NEFT, नेफ्ट के माध्यम से। दूसरा होता है RTGS, और तीसरा होता है IMPS। तीसरा क्या होता है, IMPS। NEFT का मतलब होता है नेशनल, इसको लिख देता हूं एक सेकेंड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक
नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आईएमपीएस का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक, तो अच्छे से समझते हैं एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस क्या होता है। क्वेश्चन आ जाए कि आईएफएससी का प्रयोग क्यों होता है, तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए होता है। तो कितने तरीके से किया जा सकता है, तो याद रखिएगा 3 तरीके हैं। कौन कौन सा? एनईएफटी है, आरटीजीएस और आईएमपीएस है। अब समझते हैं कि है क्या तीनों, देखते हैं अच्छे से समझना आखिर तीनों है क्या। तो इसके लिए मैं यहाँ पास एक कुछ फ्लो चार्ट, चले फ्लो चार्ट तो नहीं बनाता, इसमें मैं आपको अलग से समझा दूंगा। देखिए क्या होता है, ठीक, देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आईएफएससी की, बात करते हैं आईएफएससी कोड की बात करते हैं। ठीक, तो देखिए, सॉरी, आईएफएससी कोड के अंतर्गत एक सेकेंड आने वाले किसकी बात करते हैं, सबसे पहले एनईएफटी की बात करते हैं। एनईएफटी, ठीक, देखिए एनईएफटी क्या होता है। अगर आप बैंक में जाते हैं तो समझिए, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप बैंक में गए, बैंक में यहाँ पर लिखा रहता है पे, तो अगर आप एनईएफटी करते हैं तो यहाँ पर एनईएफटी जब करेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ एनईएफटी करेंगे तब आप यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखा जाता है योर सेल्फ एनईएफटी, एनईएफटी। अगर आप आरटीजीएस करेंगे तो इसमें आप क्या लिख दो, आरटीजीएस लिख दो, समझ रहे हैं। एनईएफटी करेंगे तो अभी हम एनईएफटी पढ़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, एनईएफटी कर रहे हैं तो योरसेल्फ एनईएफटी। और जो भी अमाउंट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 लाख है तो 1 लाख लिख दीजिए। यहाँ पर आपका जो भी सिग्नेचर होगा कर दीजिए। उसके बाद आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, चाहे एनईएफटी का हो, चाहे आरटीजीएस का हो, ठीक है, चाहे आईएमपीएस का हो, किसी का भी आपको फॉर्म भरना पड़ता है। तो चेक यहाँ पर सबसे पहले, चूंकि यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए देखिए आईएफएससी कोड यहाँ पर लिखा होता है। तो अब अगर आप यहाँ पर नेफ्ट करते हैं, इसका मतलब यहाँ ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ब्रांच कौन सा बैंक से हो रहा है, एसबीआई से हो रहा है, कौन से ब्रांच कोड से हो रहा है, यहीं पे आपको पता चल जाता है। क्लियर है। तो एनईएफटी आखिर क्या क्यों यूज किया जाता है, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए किया जाता है एनईएफटी का भी प्रयोग। अब समझना, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। एनईएफटी जब हम किसी एक अकाउंट से, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, इसका प्रयोग किया जाता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्या करने के लिए, पैसे को ट्रांसफर करने के लिए, पैसे ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज करते हैं, हम एनईएफटी का यूज करते हैं। तो फिर एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये तीनों एक है क्या, नहीं। ट्रांसफर करना तीनों ही तरीका है ट्रांसफर करने का, लेकिन उसमें कुछ कुछ बेसिक अंतर है। तो एनईएफटी का प्रयोग क्यों किया जाता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। अकाउंट सेम भी हो सकता है, अकाउंट जो है सेम भी, अकाउंट कहने का मतलब बैंक, सॉरी, बैंक जो है वो सेम भी हो सकता है, और याद रखिएगा अदर भी हो सकता है, अदर बैंक भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एसबीआई का एक, एसबीआई बैंक का एक, मैं मेरा वहां खाता है, तो मैं एनईएफटी एसबीआई टू एसबीआई भी कर सकता हूँ किसी दूसरे के अकाउंट में, या एसबीआई से किसी अन्य बैंक में भी कर सकता हूँ, जैसे पीएनबी में भी कर सकता हूँ। क्लियर। एक एक बातों को अच्छे से लिखते जाइएगा, ठीक है। पहले जब एनईएफटी आया था, तो याद रखना, पहले जब ये आया था तब ये होता था आपका, जैसे सुबह, पहले की बात कर रहा हूं मैं, सुबह, याद रखिएगा, सुबह सुबह 8 बजे से लेकर, सुबह 8 बजे, इसकी हम बात करें, पहले की बात कर रहे हैं, सुबह 8 एएम से लेकर 7 पीएम तक बस हम क्या कर सकते थे, एनईएफटी कर सकते थे, समझ रहे हैं। और उसमें भी शनिवार आपका जो देख रहे हैं वो छुट्टी था, सेकंड और फोर्थ सैटरडे छुट्टी था, और संडे तो छुट्टी था। तो हम देखते थे तो 8 से लेके 7 बजे तक ही हम क्या कर सकते थे, एनईएफटी कर सकते थे। और एनईएफटी जो है, याद रखिएगा, इसका जो स्लॉट होता है, ये प्रत्येक आधे घंटे, एक एक घंटे था, अब इसको क्या कर दिया गया, प्रत्येक आधे घंटे के, या फिर इसको ऐसा रख लीजिए, आधे घंटे का होता है, आधे घंटे का होता है। इसका स्लॉट कितना होता है, आधे घंटे का होता है। हर आधे आधे घंटे में क्या होता है, एक एक स्लॉट, एक एक बार क्या होता है, आपका एनईएफटी होता है, प्रत्येक आधे आधे घंटे में। तो 8 बजे से लेके 7 बजे तक टोटल कितना हम देखेंगे, आधा आधा घंटा होता है। 8 पहला हुआ, 8:30 दूसरा, 9 तीसरा, 9:30 चौथा, ऐसा देखेंगे। तो इसको 23 ब्रांच में बोल सकते हैं, 23 ब्लॉक में हम इसको क्या कर सकते थे, स्लॉट में इसको डिवाइड कर सकते थे, समझ रहे हैं। क्योंकि ये पहले 8 से केवल और केवल 7 बजे तक था शाम के, ठीक है, 11 घंटे में 23 बार। लेकिन लेकिन इसको याद रखिएगा, इसको क्या कर दिया गया है, चेंज, इसमें संशोधन कर दिया गया है। और संशोधन करके बोल दिया गया है कि आप 24 आवर, सातों दिन आप क्या कर सकते हो, एनईएफटी कर सकते हो। तो सातों दिन
24 घंटे आप एनईएफटी कर सकते हो। तो एक दिन में कितनी बार कर सकते हो? तो 1 घंटे में आप 2 बार करोगे, क्योंकि प्रत्येक आधे आधे घंटे के लिए अभी भी है। तो ये जब प्रत्येक आधे घंटे के लिए एक एक बार है, तो 1 घंटे में 2 बार, 6 घंटे में 12 बार, 12 घंटे में 24 बार। तो एक दिन में कितना होता है? 24 घंटे होते हैं। तो 48 बार क्या कर सकते हो, या फिर 48 स्लॉट रहता है किसका? एनईएफटी का। कितना रहता है? 48 स्लॉट रहता है, याद रखिएगा। ठीक, आ रहा है समझ में? अब हम बात करते हैं, यहीं पे मैं बात करूं कि क्या एनईएफटी आप विदेशों में भी कर सकते हैं क्या? जैसे मान लीजिए मेरा अकाउंट जैसे छत्तीसगढ़ में या किसी भी भारत के किसी भी बैंक में मेरा अकाउंट है, तो क्या मैं ट्रांसफर एनईएफटी के थ्रू अमेरिका में बैठे या किसी अन्य देश में बैठे किसी व्यक्ति को एनईएफटी कर सकता हूँ क्या उसके अकाउंट से? तो याद रखना है, नहीं कर सकते। याद रखिएगा, अदर कंट्रीज में याद रखिएगा, अदर देश में आप नहीं कर सकते। अपवाद, यहाँ पर अब बात आती है अपवाद की। अपवाद याद रखिएगा, नेपाल में कर सकते हैं। नेपाल में एनईएफटी, याद रखिएगा, एनईएफटी किया जा सकता है नेपाल में। तो कितना लिमिट तो होगा ना? तो याद रखिएगा लिमिट कितना है, देखा जाए तो प्रति माह 50,000, एक सेकेंड, प्रति माह कितना? प्रति माह रहता है 50,000 रुपए किया जा सकता है, प्रति माह 50,000 रुपए। तो हर माह आप नेपाल बस देश में क्या कर सकते हो, वहां के किसी आदमी को आप एनईएफटी कर सकते हो। तो साल में 50,000, सॉरी प्रति माह 50,000, तो सालाना कितना होगा? तो सालाना होगा आपका 6 लाख रुपए। आप केवल 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 नेपाल में क्या कर सकते हो? एनईएफटी करा सकते हो। क्लियर है? अब हम देखेंगे अमाउंट की बात करें की जाए अगर, कि कितना, यहाँ पर लिख लिख देता हूँ अमाउंट। अमाउंट की अगर मैं बात करूँ तो कितना भेज सकते हो आप एक दिन में? तो मिनिमम मैं बात करता हूँ, मिनिमम और मैक्सिमम की। तो मिनिमम याद रखिएगा कोई लिमिट नहीं है। 1 रुपए से आप क्या कर सकते हो? 1 रुपए से लेके, इंपॉर्टेंट मैं क्या बता रहा हूँ, आप 1 रुपए से लेके कितना भी, अधिकतम सीमा आपकी स्वेच्छा, आप जितना भी करो, कोई सीमा नहीं है। 1 रुपए से लेके आप क्या कितना कर सकते हो? जितना अधिक हो सके, जितना भी। अनंत तो नहीं कर सकते, अनंत के पास, किसी के पास पैसा नहीं होगा ना। जितना चाहे उतना आप क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। 1 रुपए को भी आप एनईएफटी कर सकते हो। आ रहा है समझ में? तो क्या याद रखना है आपको एनईएफटी में, वो आप समझते जाइए। एनईएफटी का यूज किया जाता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करने के लिए। वर्तमान में बात करते हैं तो इसके कितने स्लॉट बन चुके हैं? 48 स्लॉट, प्रत्येक आधे आधे घंटे के लिए। इसमें आपको आपको अमाउंट भेजना है, तो मिनिमम 1 रुपए से लेके आप जितना चाहे उतना भेज सकते हैं। ये दूसरे देश में एनईएफटी आप नहीं कर सकते। केवल नेपाल बस एक ऐसा मात्र देश है पूरे, आपके बोल सकते हैं पूरे विश्व में, जहां आप भारत के बैंक अकाउंट से नेपाल के बैंक अकाउंट में क्या कर सकते हो? आप पैसा डाल सकते हो एनईएफटी के माध्यम से। प्रति माह 50,000 और सालाना देखा जाए तो 6 लाख रुपए। क्लियर? ठीक, ये तो रहा आपके ट्रांसफर करने का। कहां पर? एनईएफटी के माध्यम से जो आप ट्रांसफर करते हैं वो। क्लियर है? अच्छे से समझते जाइए, ठीक है? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज आपके लिए। अब हम बात करते हैं कि पहला तो हो गया आपका एनईएफटी। दूसरा मैं बात करूं तो दूसरा है आरटीजीएस। दूसरा क्या है? आरटीजीएस है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा ना। दूसरा क्या है? आरटीजीएस है। और आरटीजीएस का अगर हम बात करें, फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब इसमें आरटीजीएस और एनईएफटी में क्या होता है? तो देखिए इसमें क्या है, इसका फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब समझिए इसमें जो क्यों यूज किया गया, जब हम एनईएफटी यूज कर रहे थे, तो ये याद रखिएगा, ये स्पीड इसका ये जो है फास्ट होता है। फास्ट क्या होगा? पेमेंट का ट्रांसफर जो है, पेमेंट का जो है ट्रांसफर जो है वो क्या हो जाता है, इसमें फास्ट हो जाता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में। ठीक, तो कितना फास्ट? याद रखिएगा तुरंत आप क्या कर सकते हो, इसको तुरंत अकाउंट में, किसी के भी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना? तो मिनिमम इंपॉर्टेंट है, मिनिमम आपके पास 2 लाख रुपए होना चाहिए, और मैक्सिमम तो आप कितना भी कर सकते हैं। ठीक, एनईएफटी में आप 1 रुपए भी कर सकते हो, लेकिन आरटीजीएस में मिनिमम आपके पास 2 लाख रुपए होना चाहिए, तभी तो आप क्या करेंगे, वहां पर आरटीजीएस कर पाएंगे। क्लियर है? क्या अदर कंट्रीज में, दूसरे देश में, याद रखिएगा एनईएफटी भी नहीं कर सकते और ना ही आरटीजीएस भी कर सकते हैं। ठीक, याद रखते हैं, इंपॉर्टेंट है। एनईएफटी तो आप नेपाल में कर सकते हो, लेकिन आरटीजीएस आप नेपाल में भी नहीं कर सकते।
क्लियर है। और ये भी 24/7 के लिए आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है, 24 घंटे 7 दिन आपके लिए उपलब्ध है आरटीजीएस की जो सर्विस है वो। क्लियर है, आ रहा समझ में, अच्छे से समझते जाइए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसमें तुरंत सेवा दी जाती है, मतलब तुरंत ही पैसा जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला है, अब यहाँ ये भी, हाँ ठीक है, हो गया। अगला हम देखते हैं, तीसरा है, तीसरा आपका देखते हैं आईएमपीएस। तीसरा क्या है, आईएमपीएस है, आईएमपीएस। तीसरा आईएमपीएस, देखिए आईएमपीएस ये भी याद रखना, ये भी तुरंत ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, किसी भी पैसे को तुरंत ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। मिनिमम कितना कर सकते हो आप, मिनिमम, मिनिमम याद रखिएगा, मिनिमम आप कर सकते हो यहाँ पर 1 रुपए, मिनिमम आप 1 रुपए कर सकते हो जैसे एनईएफटी में करते थे। और मैक्सिमम कितना कर सकते हो, क्वेश्चन आ जाए कि आप मैक्सिमम कितना ट्रांसफर कर सकते हो आईएमपीएस के थ्रू, तो मैक्सिमम आप केवल 2 लाख रुपए ही कर सकते हैं। एनईएफटी और आरटीजीएस में आप मैक्सिमम कितना भी कर सकते हो, लेकिन आईएमपीएस में आपको केवल और केवल 2 लाख रुपए का ही लिमिट दिया जाता है। क्लियर है, और ये भी तुरंत ही, तुरंत तुरंत पैसा भेजने का एक प्रकार से एक तरीका है। क्लियर, समझ रहे हैं, अच्छे से समझिएगा, आपको तुरंत और तुरंत पैसे भेजने का तरीका में आईएमपीएस भी आता है और आरटीजीएस भी आता है। तो ये तो रहा आपके आईएफएससी से रिलेटेड, जिसमें आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखिएगा। ये आपके जो आने वाले एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है कहीं से भी पूछ सकते हैं, कुछ भी है, तो उसके लिए आपको अच्छे से पहले से तैयार रहना पड़ेगा। चलिए हो गया, अगला हम देखते हैं, अगला देखते हैं, इसको इस स्लाइड में देख रहे हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं, पहले इसके बाद है MICR, MICR, ठीक। अब देखिए MICR क्या होता है, तो आपको इसको समझने से पहले चेक को समझना पड़ेगा। देखिए ये जो दिख रहा होगा आपको, ये जो दिख रहा है, ये क्या है, अच्छे से समझिएगा, देखना। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, आप अपना चेक खुद अपने पास रखिए। अब उसमें देखिएगा, यहाँ पास टोटल देखा जाए तो 23 डिजिट होंगे लगभग, जो कि हर बैंक में रहते हैं, 23 प्रकार के डिजिट होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पहला है 9500, इसको यहाँ पर ऐसे कर दो, देखिए एक मिनट, ये क्या लिखा है, 950002 और 0, ये है। तो इसी जो शुरुआत के जो 6 अंक है, इसी को चेक नंबर कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हो आप, चेक नंबर बोलते हो, ठीक है। चेक नंबर याद रखेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेमेंट को ट्रांसफर करने के लिए, कि आप किस चेक नंबर से आप उसको ट्रांसफर किए हैं। दूसरा होता है ये वाला जो दिया रहता है, ये जो है, ये 9 अंकों से, 9 डिजिट से मिलकर बना है, 695002 032, ये याद रखिएगा कितना है, सॉरी 6 बोला होगा, तो ये याद रखना है 9 डिजिट से, 9 न्यूमेरिक से मिलकर बना हुआ है MICR कोड, ठीक है। MICR कोड कितने से मिलकर बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा, ये है 9 डिजिट या 9 अंकों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर एक मिनट, अब हम बात करते हैं MICR का फुल फॉर्म क्या होता है। बात अगर हम करें MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म। क्लियर, अब समझिएगा इसमें कितने डिजिट हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए कितने डिजिट है MICR में, तो इसमें 9 डिजिट है, टोटल 9 डिजिट है। अब जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, यहाँ पर 14502037 जैसे मान लीजिए, ये आपका लिखा हुआ है MICR, लिखा हुआ है MICR कोड हर चेक में रहता है। अब यहाँ पर समझिएगा, जो शुरुआत का जो 3 है, इसको भी कितने भागों में बांट दिया गया है, MICR जो अंक है उसको भी 3 भागों में, अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। और वो 3 अलग अलग भाग कौन कौन से, अच्छे से समझिएगा, देखिए उसके 3 अलग अलग भाग कौन कौन से हैं। तो पहला जो है ये 3, उसके बाद भाई 3 है, उसके बाद फिर से 3 है। तो पहला जो है ये बताता है आपकी सिटी के बारे में, आपका सिटी मतलब आपका शहर। जैसे आप जो भी चेक, जैसे मान लीजिए आप चेक लेकर गए, ये यहाँ पर चेक लेकर गए हो, एक सेकंड, यहाँ चेक लेकर गए हो किसी भी बैंक में, तो ये जो चेक नंबर लिखा हुआ है, आप बोल सकते चेक नंबर के बाजू में जो आपका MICR कोड लिखा हुआ है, ये क्या क्या बताता है, इस चेक को देखकर ही क्या क्या बताते हैं। तो देखिएगा, इस चेक के थ्रू जो MICR कोड लिखा है, इसी के थ्रू ही जो शुरुआत के जो 3 है, ये आपको बताता है कि ये किस शहर का चेक है, समझ रहे हैं, किस शहर का चेक है। उसके बाद बीच का जो 3 है, देखिएगा 3 3 के स्लॉट में बांटा जाता है ना, तो बीच का जो 3 है, ये बताता है आपके बैंक के बारे में, बताता है कि SBI का बैंक है कि PNB है, ठीक है,
कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, कौन सा ये इसके बारे में कौन बताता है, बीच का जो 3 डिजिट है वो। उसके बाद लास्ट का जो अंतिम का 3 है, ये आपके बारे में किसके ब्रांच के बारे में बताता है कि कौन सा ब्रांच है। ठीक है, ये ब्रांच कोड के बारे में बताता है। तो ये तो रहा, याद रखिएगा, MICR। MICR, अब इसके बात करते हैं इसका यूज क्यों किया जाता है MICR का। ये भी तो बात है ना कि MICR जब हम पढ़ते हैं तो इसका यूज क्यों किया जाता है। तो MICR एक्चुअल में देखा जाए तो मैग्नेटिक इंक है, जो कि मैग्नेटिक इंक को कोड, एक प्रकार से कई कोड लिखे रहते हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये चेक नंबर, ये एक सेकेंड, ये जो दिख रहा है ना, ठीक है, ये इसी ऐसे जो बैंक होते हैं या जो ब्रांच होते हैं, इन्हीं को दिया जाता है MICR कोड। ठीक, समझ रहे, जो बैंक है या जो भी उसके ब्रांच है, उसी को MICR कोड दिया जाता है। जिससे क्या कर सकते हैं, जो भी चेक है उसके नीचे जो भी मैग्नेटिक इंक से, जो याद रखिएगा, इसको किससे पढ़ा जाता है, MICR को, इसको जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ते हैं, बार बार आप देखते होंगे मैग्नेटिक इंक से पढ़ा जाता है। आप बार बार उसको पढ़ते होंगे कंप्यूटर में। और इसी मैग्नेटिक इंक से ही बैंक को क्या किया जाता है, इसी को ही क्या किया जाता है, कौन सा बैंक है, कौन सा कोड है, इन सभी चीजों को डिकोड किया जाता है। आ रहा है समझ में। तो ये सबको क्या किया जाता है, डिकोड करने का काम यही करती है। तो अगर MICR ना हो तो भी से आपका बैंक में पेमेंट नहीं जा पाएगा, चेक नंबर ना हो तो जा ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए हर चीज की जरूरत होती है, अगर आप किसी भी चीजों को एक जगह से, मतलब पैसे को अगर आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो। क्लियर है। तो ये तो रहा आपका क्या, एक सेकेंड, ये है MICR। क्लियर, सबको अच्छे से समझते जाइएगा। MICR 9 डिजिट का मिलकर बना है। चेक नंबर बात करें तो 6 है, चेक नंबर देखिए लेफ्ट में, ठीक है, चेक नंबर हो गया 6 नंबर का। IFSC कोड जो है वो आपका 11 अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेट से और न्यूमेरिक शब्द से मिलकर बना हुआ है, ये भी देख चुके। ठीक है, तो अच्छे से आया समझ में। अब हम बात करते हैं, एक सेकेंड, अब हम बात करते हैं, अंतिम है समझ लीजिए, प्लेज और मॉर्गेज। प्लेज और मॉर्गेज, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए ये होता क्या है, आप बार बार यही शब्द सुनते होंगे। तो हमने क्या किया, मॉर्गेज रख दिया है, बैंक में हमने अपनी संपत्ति को मॉर्गेज रख दिया है, गिरवी रख दिया है। प्लेज मतलब होता है बैंक में हम अपने इसको गिरवी रख दी। जब दोनों का अर्थ गिरवी ही है तो अलग अलग शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, अलग अलग शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। तो देखिए, जब भी आप बैंक में किसी भी प्रकार का लोन पैसा लेने जाते हैं, अगर आप बैंक में किसी भी प्रकार का लोन ले जाएंगे, चाहे वो कुछ, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसी स्थिति में आपको कुछ गिरवी रखना पड़ता है बैंक में। स्वाभाविक सी बात है, बैंक में तो गिरवी रखना ही पड़ेगा। तो अगर आप याद रखिएगा, अगर आप बोल सकते हैं, देखिए गिरवी शब्द का यूज कर रहा हूं मैं। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर चल संपत्ति, चल संपत्ति, ठीक, याद रखें, मूवेबल, मूवेबल असेट्स, ठीक है। चल संपत्ति अगर आप गिरवी रखते हैं तो उसको प्लेज कहा जाता है। चल संपत्ति मतलब जिसको कभी भी खर्चा हो जाए, चल संपत्ति मतलब समझिए एक जगह से दूसरे जगह तक चल के चला गया, वो ऑटोमेटिक ऐसे समझिएगा। तो चल संपत्ति के एग्जाम्पल जैसे क्या हो जाएगा, सोना, चांदी, जो भी आपके आभूषण है, वो सभी चल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं, कभी भी खर्च हो जाएंगे, आया गया ऐसा। ठीक, और अगर हम बैंक में, अगर मैं बैंक में गिरवी रखूं, मान लो अगर बैंक में गिरवी रखा जाएगा, समझिएगा, अगर बैंक में, अगर बैंक में अचल संपत्ति का गिरवी रखा जाएगा, अचल संपत्ति को। अब अचल संपत्ति मतलब क्या है, अचल संपत्ति का मतलब है, जैसे हम बात करते हैं जमीन, खेत, इसका वही है, ठीक है, घर, इन सभी चीजों को जो याद रखिएगा अचल है, जिसको आप बोलते हैं मूवेबल एसेट्स, सॉरी अनमूवेबल एसेट्स बोलते हैं। अगर हम इसको गिरवी रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं मॉर्गेज बोलते हैं। तो आपको अंतर अभी समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। अगर हम बैंक में किसी भी प्रकार का लोन लेते हैं तो बैंक में अगर हम गिरवी कुछ रखते हैं चल संपत्ति के रूप में तो उसको प्लेज कहा जाता है, और अगर हम उसमें अचल संपत्ति के रूप में अगर गिरवी रखते हैं किसी भी चीज को, जैसे जमीन हुआ, खेत हुआ, घर हुआ, दुकान हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्गेज कहते हैं। ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्गेज कहते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक देखिए। और कुछ छूटा हुआ है क्या, चेक की अगर मैं बात करूं तो चेक में और कुछ छूटा हुआ है क्या, नहीं। बाकी तो मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आता होगा। हाँ, अब बात करते हैं, एक सेकेंड देखिएगा, मैं बात करूं अगर इसकी, तो ये तो बता दिया चेक नंबर 6 है, देखिए 6 डिजिट से मिलकर बना है ना, 950020। और MICR कोड जो है ये कितने से मिलकर बना है, ये मिलकर बना है, ये भी सॉरी, ये कितने, ये 9 डिजिट से मिलकर बना हुआ है। RBI का जो
अकाउंट नंबर है, ये बताता है, इसको बताता है। देखिएगा ये कितना है, 6 है। और अंतिम का जो ट्रांजैक्शन कोड है वो आपको याद रखिएगा 2 डिजिट का मिलकर बना है ट्रांजैक्शन कोड। क्लियर है। ट्रांजैक्शन कोड कई बार 29 रहता है, अलग अलग बैंक का 29 है, 30 है, 31 है, जो भी है उससे मतलब नहीं है। केवल इतना याद रखिए कि ये क्या क्या है। चेक नंबर है, MICR है, RBI है, और उसके बाद IFSC कोड को समझना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चेक के बारे में क्या क्या है, कैसा है, इसको समझ में आया होगा। और यही आपके टॉपिक में है बैंकिंग संबंधित या बैंकिंग लेन देन शब्दावली। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।